बच्चों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मैथ का जो आपका एग्ज़ाम है 27 फरवरी को, उसको लेके आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर में किस यूनिट से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं और कौन कौन से प्रश्न आएंगे, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा, कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आ सकते हैं पेपर में, यानी कि संभावित प्रश्न कौन कौन से हैं जो आएंगे, और जो है बहुत सारी चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर में कौन सी गलतियाँ ना करें। तो बच्चे, अगर आप ये वीडियो पेपर के जस्ट पहले देखते हैं तो आपके लिए सोने पे सुहागा होने वाला है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख लेंगे ना तो कम से कम 80% प्रश्न इसी वीडियो से आपको मिल जाएंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लास्ट तक देख लेना। वीडियो को लाइक करना या ना करना, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहे ना करना, लेकिन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपका जो है कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाए, और बाद में जब आप आना पेपर दे के तब जो है कमेंट छोड़ना कि सर आपने जो बताया था वही आया। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस यूनिट से क्या आता है। तो टोटल हमारी ये लिखा हुआ है ये सारी यूनिट हैं। संख्या पद्धति से 5 नंबर का आएगा, बीजगणित से 18 नंबर का आएगा प्रश्न, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ज्यामिति से 12 नंबर के पूछे जाएंगे, त्रिकोणमिति से 10 नंबर के, मेंसुरेशन से 10 नंबर के, सांख्यिकी से 10 नंबर के, यानी कि टोटल हमारा जो पेपर बनने वाला है वो 70 नंबर का बनने वाला है। उसके बाद हम लोग पेपर पे बात कर लेते हैं कि जो हमारा पेपर रहेगा वो कितने खंड का रहेगा। तो बच्चे, हमारा जो पेपर रहेगा वो 2 खंड में डिवाइड होगा, खंड आ और खंड बा में, है ना। अब यहाँ पे जो खंड आ होगा उसमें 20 प्रश्न होंगे। 20 प्रश्न जो होंगे वो MCQ होंगे, मतलब कि बहुविकल्पी प्रश्न। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, टिक मारना है, उसके बाद OMR पे आपको भरना है। अब आपको OMR पे भरते समय गलती क्या नहीं करनी है। सबसे पहली गलती, उस पर ज़्यादा आपको फैलाना नहीं है, मतलब कि जहाँ पर गोला है उसको बड़े ही ध्यान से भरना है। और दूसरी बात, उसको इरेज करने की कोशिश नहीं करना, जैसे आपने पेन से भर दिया तो उसको इरेज करने की कोशिश नहीं करना। तीसरी बात, आपको उस पर वाइटनर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, बड़े ही ध्यान से OMR को भरना ताकि जो है कोई भी गलती ना हो। उसके बाद खंड बा पे बात कर लेते हैं। तो बच्चे, खंड बा भी तुम्हारा 3 भागों में डिवाइड होगा। यहाँ पे पहला जो तुम्हारा ये है, इसमें देखो कितने प्रश्न होंगे भैया, 6 प्रश्न होंगे, और 6 प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, यानी कि टोटल भैया कितने नंबर बन जाएंगे। तो टोटल भैया आपके 12 नंबर यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे पोर्शन पे आ जाओ। तो दूसरा जो तुम्हारा रहेगा इसमें भी भैया 6 ही प्रश्न रहेंगे, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया अवसर है कि यहाँ पे आपको 6 प्रश्न पूरे नहीं करने हैं, 5 करने हैं। तो एक प्रश्न तुम्हारा 4 नंबर का रहेगा, यानी कि 20 नंबर भैया यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद भैया सबसे लास्ट वाला, मतलब कि सबसे ज़्यादा जहाँ से नंबर आपके बनने हैं वो ये है। देखो 6 प्रश्न रहेंगे, 6 प्रश्न रहेंगे, लेकिन आपको सिर्फ 3 ही करना है। अथवा में ऐड होंगे, मतलब एक ऊपर प्रश्न लिखा होगा, फिर अथवा लगा होगा, फिर जो है एक लिखा होगा, तो इन दोनों में एक आपको करना है। अब यहाँ पे जैसे ये 3 नंबर लिखा है, फिर 4 नंबर लिखा होगा, एक ये प्रश्न होगा, बीच में फिर अथवा होगा, उसके बाद यहाँ पे फिर से एक जो है प्रश्न होगा, तो इन दोनों में एक करना है आपको, ठीक है। इसी प्रकार से एक यहाँ पे प्रश्न लिखा होगा, बीच में अथवा ऐड होगा, और यहाँ पे एक प्रश्न लिखा होगा। तो यहाँ पर देखो 2, 2, 4, 2, 6 प्रश्न हो गए। तो आपको 3 करने हैं, 6 में से 3 कोई भी कर देना, लेकिन ऐसा ना करना कि 2 इसी के कर लिए और 1 इसका कर लिया तो 3 हो गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको 2 में 1 सिलेक्ट करना है, यानी कि 2 में से 1 कर लो, 2 में से 1 कर लो, 2 में से 1 कर लो, कोई भी, है ना। तो यहाँ से आपको 6 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, टोटल आपको 18 नंबर मिल जाएंगे, यानी कि अगर इसको पूरा टोटल जोड़ा जाए तो 70 नंबर बन जाएंगे। अब बच्चे, हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे संभावित MCQ हैं, मतलब कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ हैं जो अब तक बार आ सकते हैं, मतलब कि 2024 में उनको पूछा जा सकता है, तो वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले सबसे हम MCQ को डिस्कस करेंगे, उसके बाद 2 नंबर वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, फिर हम 4 नंबर वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सिर्फ वही प्रश्न को जो है डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम 6 नंबर वाले भी प्रश्न देखेंगे, यानी कि पूरा आज पेपर
सॉल्व करने वाले हैं। बच्चे अगर आप ये वीडियो पेपर के पहले देख रहे हैं तो आपका बहुत ही बढ़िया अवसर है कि आप जो है बिल्कुल छक्का मार के आएंगे, है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू सीखते हैं। टोटल एमसीक्यू कितने सीखेंगे? 20 एमसीक्यू सीखेंगे जो पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू से। पहले हम एमसीक्यू सीखेंगे टोटल 20, उसके बाद हम 2 नंबर वाले सवाल, फिर 4 नंबर वाले, फिर 6 नंबर वाले। तो ये वही वाले सिर्फ एमसीक्यू रहेंगे जो सिर्फ पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं, है ना। तो पहला हमारा एमसीक्यू लिखा है बच्चा, यहाँ पे पहला बहुविकल्पी लिखा है, दिया है। क्या दिया है? लासा। क्या लासा है भैया? लासा यहाँ पे दिया है 3168। ठीक है, तो कह रहे हैं मासा है। अब इस पे टिक मारना है तुमको। तो सबसे पहले तुमको यही पता होना चाहिए कि ये जो तुम्हारा लासा है ये इतना दिया गया है, ठीक है, और मासा आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे भैया ये वाला, ये जो लिखा है ये सब क्या है? तो भैया ये जो तुम्हारी लिखी है ये फर्स्ट संख्या है और ये आपकी सेकंड संख्या है। यानी कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या का जब हम फैक्टर कराएंगे और जब हम इसके फैक्टर को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, तो वहाँ पे जो हमारा लासा निकलेगा वो इतना लासा आएगा। मतलब इन दोनों से लासा निकाल के दिया है। बात समझ में आ रही? अब इन्हीं दोनों संख्याओं से मासा आपको बताना है कितना होगा। तो बच्चा हम लोग फैक्टर से भी कर सकते हैं। एक फार्मूला भी होता है। फार्मूला क्या होता है भैया? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा, मासा का मतलब HCF, और गुणा लासा, लासा का मतलब LCM। पहली संख्या बच्चे क्या है? तो 132 है। दूसरी संख्या क्या है? 288 है। और उसके बाद HCF, देखो मासा है मतलब मासा पूछा गया है, यानी मासा रख दिया हमने, मासा की जगह पे HCF ही रख दिया, यानी कुछ नहीं रखा। उसके बाद लासा, लासा कितना है? 3168 है। बच्चे एक बात बताओ, अगर गुणे में नंबर है उधर जाएगा तो बट्टे में जाएगा, सिंपल सी बात है। तो भैया ये उधर जाएगा तो बट्टे में चला गया, यानी कि 132 गुणा 288 और बटा 3168 और बराबर HCF। ये भैया अगर गुणे का नंबर है बराबर के उधर जाएगा, ये गुणे का नंबर बराबर के उधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा भैया? बट्टे में चला जाता है। बात समझ में आई? अब भैया जितना कटने वाला होगा सबको काट देंगे। काटो भैया, इसको हम 2 से काटते हैं। 2 एक नम 2, 2 चक्को 8, 2 चक्को 8, 2 से इसको काटो। 2 एक नम 2, ठीक है, इसमें एक बचा, एक और एक मिला के 11, तो 2 पंचे 10, फिर से एक इसमें बच गया, 2 पंचे 10 हुआ है ना, एक बच गया, एक और 6 मिला के 16, तो 2 अट्ठे 16, 2 चक्को 8, फिर से काट दो भैया 2 से, 2 सत्ते 14, खत्म पूरा, 2 दूना 4, फिर से इसको काटो, 2 सत्ते 14, कितना भैया? 2 सत्ते 14, एक बच गया ना इसमें, एक और 8 मिला के 18, तो 2 नवा 18। बात समझ में आ रही? 2 नवा 18 हो गया, पूरा खत्म, 2 दूना 4, ठीक है। अब फिर से काटो भैया, 2 से फिर से काटो, तो 2 तिया 6, एक बचा, एक और 2 मिला के 12, है ना। अब 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर से काटो 2 से, तो 2 से काटोगे इसको तो 2 तिया 6, इसमें एक बचा, एक और 9 मिला के 19 और 2 नवा 18, फिर से एक बच गया, एक और 2 मिला के 12, तो कितना हो जाएगा भैया? 2 छंग 12। अब भैया 36 से इसको हम डायरेक्ट काटते हैं। 36 एकन्नम 36, इसमें कितना बचा? 36 एकन्नम 36, 3 बचा ना, तो 3 और 6 मिला के 36, और फिर से यहाँ पे आ जाएगा 36 एकन्नम 36 यानी 11। अब 11 से इसको काट दो, तो 11 एकन्नम 11, ठीक है, इसमें कितना बचा? 2, 11 एकन्नम 11, 2 बचा ना, 2 और 2 मिला के 22, तो 11 दूना 22, यानी कि कितना आ गया भैया? HCF बराबर आ गया 12। यानी कि भैया ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं अपना दूसरा MCQ। तो यहाँ पे ये जो MCQ लिखा है बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जो है इसमें बच्चों को डाउट रहता है। यहाँ पे देखो पाई पूछा है, पाई है मतलब पाई क्या है? अपरिमेय है, परिमेय है, पूर्णांक है या भाज्य संख्या है? तो बच्चे यहाँ पे जो पाई है वो अपरिमेय संख्या है। बात समझ रहे हो? अब जैसे हम यहाँ पे बात करें भैया, जो पाई होता है, पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। अब समझना थोड़ा सा, ये जो पाई है भैया, पाई को कहते हैं अपरिमेय संख्या, लेकिन इसका जो मान है 22/7, इसको भैया कहते हैं परिमेय संख्या। इन दोनों को याद रखना भैया, ये दोनों पूछे जा सकते हैं, है ना, कि पाई क्या है? तो पाई अपरिमेय होती है
है ना। और ये 22/7 उसका मान वो परिमेय होता है। परिमेय क्यों है? क्योंकि इसको P/Q में लिख सकते हैं और इसको P/Q में नहीं लिख सकते, यानी कि पाई को P/Q में नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो हमने 2 MCQ कर लिए, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम सीखते हैं तीसरा MCQ। भैया हमारा तीसरा MCQ लिखा है, द्विघात समीकरण एक दी गई है, ठीक है, कह रहे हैं कि इसका विभक्त कर है। बच्चे समझना, विभक्त कर पूछा गया आपसे। अब विभक्त कर का मतलब क्या होता है भैया, इसको याद रखना, इसका फार्मूला होता है, विभक्त कर का फार्मूला क्या होता है, D बराबर B² - 4AC, ठीक है। ये फार्मूला आप याद रखना, विभक्त कर आ जाएगा। अब यहाँ पर यार A B C के मान पता होंगे तब तो आपका विभक्त कर निकलेगा, यानी कि D का मान तभी आप निकाल पाएंगे जब आपको A B C के मान पता होंगे। भैया कहाँ से निकालोगे? ये जो आपकी दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसी से तो निकालोगे A B C के मान। अच्छा कैसे निकालोगे भैया? मानक समीकरण लगा के, AX² + BX + C = 0 लगा दो। यहाँ पर अगर हम आपसे कहें कि x² को हटाओ तो a का मान कितना आ गया, 3, x को हटाओ तो b का मान कितना आ गया, -6, c का मान कितना आ जाएगा भैया, -4। कुछ ना करो, इसमें पुटअप कर दो बस, फार्मूले में आपका ऑप्शन मिल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है ना। तो पुटअप करो भैया। यहाँ पर देखो b² की वैल्यू कितनी है, -6, यानी कि -6 का क्या करना है, वर्ग करना है, -4। a का मान देखो कितना है, a का मान आप कहेंगे भैया 3, और c का मान कितना भैया 4। अब एक बात बताओ, यहाँ पर कितना हो जाएगा, -6 का वर्ग, यानी कि -6 गुणा -6 क्या बन जाएगा, 6×6 = 36, और माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 36। अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, तो ये 4 × 12 = 48। भैया एक बात बताओ, अगर 36 में 48 घटाओगे, एक प्लस का निशान एक माइनस का है, यानी कि एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या है, अगर अलग अलग दोनों हैं, मतलब अलग अलग जात के लोग हैं तो घटेंगे। घटाओ भैया, 48 में 36 घटा दोगे 12 आएगा, लेकिन जो संख्या बड़ी है उसका निशान आता है, यानी कि माइनस का 12 आएगा, यानी कि भैया ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा सही, तीसरा सही है। बात समझ में आ गई? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना चौथा, ये भी बच्चा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, किसी पूर्णांक n के लिए, किसी पूर्णांक n के लिए, ठीक है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है, यानी कि क्या बताना है, धनात्मक विषम पूर्णांक। याद रखना, धनात्मक होना चाहिए, विषम होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पर n के लिए पूछा है, यानी n ही आ गया, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, यानी कि ये तो गलत हो गया भैया। उसके बाद धनात्मक विषम पूर्णांक, पूर्णांक के लिए भैया कोई अंक होना चाहिए, इसमें कोई अंक दिख रहा है, n दिख रहा, 1 दिख रहा है, कोई भी अंक नहीं दिख रहा। पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक होना चाहिए, ये भी गलत हो गया भैया। उसके बाद देखो धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पे धनात्मक आया है, धनात्मक का निशान इसमें कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भी गलत हो जाएगा भैया, ठीक है। उसके बाद देखो धनात्मक विषम पूर्णांक, इसमें देखो धनात्मक, धन का निशान आया, विषम, विषम नंबर आया, पूर्णांक आया, पूर्णांक 2 आया, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बात और समझना, अगर यहीं पे भैया पूछा जाता धनात्मक सम पूर्णांक, तब ये वाला ऑप्शन सही हो जाता, यानी कि धनात्मक सम पूर्णांक अगर कहा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता। तो बच्चे में आशा है कि आपको 4 MCQ बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। अब हम सीखते हैं अपना MCQ 5वां। बच्चे अब हम देखते हैं अपना 5वां MCQ, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है यदि cos थीटा बराबर साइन थीटा के हो, और यहाँ पर कह रहे हैं 0 अंश से बड़ा है थीटा और थीटा से बड़ा है 90 अंश, तो कोण थीटा का मान होगा, यानी कि कोण थीटा का मान बताना है, यानी कि थीटा की वैल्यू आपको बतानी है ना। अब बच्चे कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, जो आपको दिया है बस उसी का यूज कर लो। यहाँ पे क्या दिया भैया, cos थीटा बराबर साइन थीटा दिया है, बस इसी को यूज करना है। अब एक बात बताओ, अगर हम साइन थीटा को उठा के इधर ले आएँ तो क्या हो जाएगा भैया, cos थीटा बटे साइन थीटा। अच्छा ये इधर कैसे आ गया, क्योंकि भैया ये 1 के गुणे में था, और 1 कहाँ से था भैया, 1 हाइड होता है, यहाँ पे ये गुणे में था, इधर आया तो बटे में हो गया। अच्छा इधर क्या बचा भैया, 1 बचा। अच्छा एक बात बताओ, cos थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, आप कहेंगे भैया ये तो cot थीटा के बराबर हो गया। अब यहाँ पे ये 1 आ गया। अच्छा 1 को क्या लिखा जा सकता है, आप कहेंगे भैया 1 को तो हम जो है क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं भैया cot 45,
भैया लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर दोनों तरफ चीज़ें बराबर की हों तो कटती हैं, यानी कि कॉट थीटा से कॉट से कॉट को काट सकते हो, तो भैया थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे भैया 45 अंश आ जाएगी। तो बड़ा ही आसान था, यानी कि 45 अंश बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं बच्चा अपना क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है। 1 से 9 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा, यानी बच्चे 1 से लेकर 9 तक संख्याओं का क्या बताना है, समांतर माध्य बताना है। क्या बताना बच्चा, समांतर माध्य। कुछ नहीं, फार्मूला याद होना चाहिए, बस हो जाएगा। माध्य बराबर फार्मूला होता है बच्चे पदों का योग, क्या होता है भैया, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। लेकिन कहाँ तक लेना है भैया, पदों का योग कहाँ तक करना है, 1 से लेकर 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल पदों की संख्या कितनी बनेगी भैया, 9 ही बन जाएगी, क्योंकि 9 तक है ना। अब सबको जोड़ डालो, कितना हो जाएगा भैया, 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 28 8 36 36 9 45, 45 बटा 9 भैया भाग कर दो, 9 का 45 से भाग करोगे तो 9 पना 45, यानी कि भैया कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड वाला। बच्चे में आशा है कि आपको 6 MCQ बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। अब हम सीखेंगे अपना 7वां MCQ। भैया अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है क्वेश्चन भैया, 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग होगा। बच्चे मूलों का योग जब पूछा जाए तो सिंपल सा फार्मूला याद रखना, मूलों का योग यानी मूलों का योग क्या होता है भैया, मूलों का योग होता है, मूलों का योग मतलब कि अल्फा और बीटा का योग मतलब कि जोड़ क्या होता है, माइनस का b/a, यानी कि a की वैल्यू पता हो, b की वैल्यू पता हो, बस आंसर आपको मिल जाएगा इन दोनों में। लेकिन पता कहाँ से करें, अरे भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या रखना है, व्यापक रूप लगा दो, इसमें सिंपल है, लगा दो ax² + bx और प्लस c = 0। यहाँ पे एक बात बताओ, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 2, x² को हटा दो तो a का वैल्यू कितना 5, x को हटा दिया जाए तो b का वैल्यू कितना मिल जाएगा, -3। देखो हमको किसकी किसकी ज़रूरत है, सबसे पहले यहाँ पे माइनस का निशान लगा है, b की वैल्यू देखो कितनी है, -3, यानी कि भैया -3, a की वैल्यू कितनी है 5। अब एक बात बताओ, यहाँ पे डबल निशान हो गए तो गुणा होगा, यानी माइनस माइनस क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा आपका प्लस बन जाएगा भैया। अब ये वाला ऑप्शन देखो कहाँ पे है, 3/5, 3/5 सही हो गया, आया समझ में। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा है, चित्र में, यानी एक चित्र दिया गया है, कह रहे त्रिज्यखंड है, मतलब क्या है भैया, त्रिज्यखंड यानी कि त्रिज्याओं से बना हुआ एक खंड है ना, यानी कि ये भैया क्या है, त्रिज्या है, ये क्या है भैया 7 सेंटीमीटर त्रिज्या। कह रहे हैं कि OAB का परिमाप बताना है, मतलब कि पेरीमीटर बताना है, पेरीमीटर ये वाला, ठीक है, ये और ये और ये। परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री, यानी बाउंड्री बतानी है। तो भैया कैसे बताएंगे, भैया एक चीज़ याद रखना, जब परिमाप आपसे पूछा जाए तो OAB का परिमाप आपसे पूछा गया है, तो परिमाप के लिए भैया फार्मूला होता है P = 2R + L। अब यहाँ पे भैया L का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। L क्या होता है भैया, चाप की लंबाई, मतलब ये जो चीज़ है ये भैया चाप की लंबाई है। अब इसका फार्मूला पता होना चाहिए, तो भैया चाप की लंबाई का फार्मूला होता है, चाप की लंबाई का फार्मूला होता है L = θ/360 2πr, यानी कि भैया अगर L की जगह पे यहाँ पे रख दिया जाए तो पूरा फार्मूला हमारा तैयार हो जाएगा पेरीमीटर निकालने के लिए। बात समझ में आ रही, तो निकाल के यहाँ पे रख देते हैं 2r, L की जगह पे क्या रख देंगे, θ/360 और यहाँ पे 2πr। अब भैया आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुटअप करना है, बस करो भैया पुटअप। यहाँ पे 2 है, r का वैल्यू कितना है भैया, आप कहेंगे 7। यहाँ पे थीटा देखो कितना दिया है, आप कहेंगे भैया 60 रख दिया, 360, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है और उसके बाद पाई का मान याद रखना 22/7, कितना भैया 22/7, r का वैल्यू फिर से 7। अच्छा एक बात बताओ, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 रंग कितना 36 होता है। बात समझ में आ रही। अब देखो
ये 2 त्या 6 हो जाएगा। क्या बन गया आप देखो कट पिट के भैया, ये हमारा बन गया 7 दूना 14 और प्लस बीच में 7 दूना 14 ये प्लस। अब यहाँ पे ऊपर देखो क्या बचा है, सिर्फ 22 बचा है। और नीचे देखो क्या बचा है, नीचे आपका सिर्फ 3 बचा है। अब कुछ नहीं करना, अगर इस प्रकार से आपको मिल रहा है तो इसका इधर गुणा करा दो और फिर इसमें जोड़ दो। 14 त्या 42 और 42 में 22 और जोड़ दो। तो 42 में भैया जब हम 22 और जोड़ेंगे, ठीक है, 14 त्या 42, 42 में 22 और जोड़ दो और बटे का 3, तो जोड़ दो भैया कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 4 और 4 2 6, यानी कि 64/3। भैया 64/3 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, है ना। इसमें देखो 64/5 है ये वाला, लेकिन सही होगा। बात समझ में आ गई। अब हम सीखते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 9। भैया अपना क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, है ना। क्वेश्चन लिखा है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 बराबर है। मतलब ये जो आपका लिखा है ये किसके बराबर है, कॉस 90 के बराबर है, साइन 90 के बराबर है, टेन 90 के, और या साइन 45 के बराबर है। मतलब किसके बराबर है। तो यहाँ पे देखो बहुत आसान है, 1 है माइनस टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, लेकिन वर्ग लगा है तो इस पर वर्ग लगा देंगे, अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे देखो 1 प्लस टेन 45। अब टेन 45 कितना होता है, आप कहेंगे 1, लेकिन फिर से वर्ग लगा है। अब यहाँ पे देखो 1, 1 का वर्ग 1 ही होता है या नहीं होता है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भैया क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा। 1 में 1 घटाओ 0, और 0 के बटे में 2, 0 के बटे में कुछ भी 0 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा भैया 0। ठीक है, यानी कि इसमें देखना है 0 किसका मान होता है। तो भैया 0 किसका मान होता है, कॉस 90 बराबर होता है भैया कितना 0, है ना। साइन 90 कितना होता है 1, अगर यहाँ पे 1 आता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, है ना। लेकिन 0 आया है तो कॉस 90 सही हो गया है। बात समझ में आ रही कि नहीं, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, इसीलिए ये वाला ऑप्शन सही हुआ। अब हम देखते हैं बच्चा अपना क्वेश्चन नंबर 10। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 बिंदुओं, यानी कि 2 बिंदु हैं, एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, इन दोनों के बीच की दूरी पूछी गई है। मतलब कि ये आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। फार्मूला लगा देना बस, मैथ में कुछ भी नहीं बच्चा, फार्मूला ही है सब कुछ। यहाँ पे क्या होगा, बीच की दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल हाफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल हाफ स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात आती है कि ये जो आपने x2 x1 y1 y2 ले लिया है, ये कहाँ से निकालेंगे भैया, ये यहाँ पर लिखे हैं। देखो ये जो पहले लिखे हैं ये x1 y1 है, और ये जो बाद में लिखे हैं इनको हम बोलते हैं भैया x2 y2। पता चल गया। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे पुटअप कर दो। x2 की वैल्यू कितनी है भैया, आप कहेंगे भैया x2 की वैल्यू 4 माइनस x1 की वैल्यू 2, इसका क्या कर देंगे वर्ग, प्लस y2 कितना भैया 1 माइनस y1 कितना भैया 3। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बताओ, जब 4 में 2 घटाओगे तो 2 बचेगा, यानी कि 2 का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे 1 में 3 घटाओ तो -2 बचेगा। अब -2 का वर्ग करो भैया, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे फिर से 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, है ना। अब ये 4 4 मिलके कितना बन जाएगा 8, कितना 8। अब इसको भैया बाहर निकालना है। अब एक बात समझना, इसको हम लिख सकते हैं 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। बताओ, जोड़े से 1 निकलता है, मतलब कि जोड़े से ये तो 2 निकल गया, लेकिन ये वाला फंस गया, यानी कि ये वाला ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे है भैया, ये इसमें है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अब बच्चे हमने 10 सीख लिए हैं, अब हम सीखेंगे अपना 11 बहुविकल्पी। बच्चे क्वेश्चन 11 और 12 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बड़े ध्यान से देखना। क्या लिखा हुआ है, निम्न चित्र में, यानी एक चित्र दिया गया है, कह रहे हैं कि यदि टीपी और टीक्यू, टीपी और टीक्यू, ठीक है, मतलब कि ये टीपी और टीक्यू पता है क्या है, ये स्पर्श रेखा है, किस पर, एक वृत्त पर। कह रहे कि ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं। ये टीपी और टीक्यू क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, किस पर, वृत्त पर। इतनी बात तो समझ में आ गई कि वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, टीपी और टीक्यू। ठीक, कह रहे कि इस प्रकार हैं कि कोण POQ 110 बनना है, यानी कि POQ मतलब कि ये वाला भैया एंगल आपका 110 बन रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि PTQ का मान बता दो, यानी कि PTQ यानी कि ये वाला आपसे पूछ लिया है।
बहुत ही सिंपल है। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो एक चतुर्भुज बन रहा है। और बच्चा एक बात याद रखना, चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बस इतना याद रखना। क्या बताया हमने? हमने ये बताया कि चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होगा भैया? 180 होगा। कितना भैया? 180। ठीक है, यानी कि 180। अच्छा, आमने सामने यानी कि कौन आमने सामने है? तो तुम्हारा एंगल ओ है, और कौन है इसके सामने? कौन है? एंगल टी है, यानी एंगल टी है, और दोनों मिलके कितना बनाएंगे? 180 बनाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, एंगल ओ कितना दिया है? आप कहेंगे भैया 110, तो 110 रख दिया, प्लस एंगल टी बराबर 180। अच्छा एक बात बताओ, प्लस का निशान जब इधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा? आप कहेंगे भैया ये तो माइनस का बन जाएगा। 110 घटा दो भैया, कुछ नहीं करना है, 70 डिग्री, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? सेकंड वाला। बात समझ में आ गई? अब हम देखते हैं यहाँ पे शांत दशमलव संख्या व्यक्त करने वाली परिमेय संख्या है, यानी कि ये परिमेय संख्याएं लिखी गई हैं और आपको क्या बताना है? शांत दशमलव बताना है। ठीक है। अब बच्चे एक बात याद रखना, शांत की कुछ कंडीशन होती है। जैसे आपको 2 की पावर m मिले तो शांत होगा, मतलब कि 2 2 2 2 मिलता चला जाए। कहाँ पे भैया? हर में। कहाँ पे? हर में। ठीक है, मतलब कि जब हर के फैक्टर करोगे तो अगर आपको 2 2 2 मिलता चला जा रहा है, इसका मतलब भैया शांत है। ठीक, अगर आपको 5 5 मिले तब क्या होगा भैया? तब भी भैया शांत होगा। भैया अगर ये दोनों एक साथ में मिल जाए तब भी भैया आपका शांत होगा। मतलब कि ये 3 कंडीशन ऐसी हैं जब शांत होगा। बात समझ में आ रही? अब यहाँ पे अगर भैया यहाँ पे अगर 7 आ जाए लग के, अब देखो ये तीनों कंडीशन कैसी हैं? आप कहेंगे शांत। अगर भैया इसमें और कोई संख्या जुड़ी, जैसे इसमें 2 की पावर m आ रहा था लेकिन इसमें 3 ऐड हो गया, तो भैया ये अशांत हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जैसे ये तुम्हारा 5 की पावर m चल रहा था, मतलब कि 5 5 5 5 बार बार आ रहा था, लेकिन उसमें अगर 7 ऐड हो गया तो भैया अशांत हो जाएगा। अब भैया ये जैसे आपका इतना शांत था, लेकिन अगर इसके गुणे में 3 आ जाए तो अशांत होगा। मतलब भैया ये है कि अगर हर का गुणज करने पे ये 3 चीज़ें आपको दिखें, हर का गुणज करने पे ये 3 चीज़ें दिखें तो भैया शांत होगा। इसके अलावा कोई भी दिखेगा तो अशांत होगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर देखो ये इतना अगर होता तो शांत होता। हर में देखना है, इतना होता तो शांत होता, लेकिन ये भी आ गया तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, यानी ये तो अशांत है। अब यहाँ पे देखो भैया 17 तो एक अभाज्य संख्या है, ना 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब बच्चे भैया 2 ऑप्शन, ये वाला इसको चेक करते हैं 210 को। अब 210 का फैक्टर करके देखते हैं। 210 करो भैया फैक्टर, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। 2 1 2, 2 5 10। ठीक है, अब भैया इसको काटो, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटो। 3 त्रिका कितना? 9, 3 5 15। एक बात बताओ, 2 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n आना चाहिए, तब शांत होगा। यहाँ पे 3 आ गया ना, तो यानी कि ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो कौन सा ऑप्शन भैया सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? हमने सीख लिए हैं टोटल 12 MCQ। अब हम सीखेंगे बच्चा अपना 13वां MCQ। अब हम बच्चे देखते हैं इस सीरीज के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका 14वां वाला है। इसको देखते ही आप जो है इसका टिक मार देंगे, है ना। देखो सबसे पहले हम सवाल को लेकिन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? चित्र में O केंद्र वाले, यानी कि O केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा PQ, ठीक है, और PT स्पर्श रेखा है, यानी कि PQ क्या है भैया? जीवा है, यानी कि PQ ये क्या है? जीवा है। ठीक है, और PT क्या है भैया? स्पर्श रेखा है। PT क्या है? स्पर्श रेखा है। कह रहे कि एंगल QPT बराबर 60 डिग्री, यानी कि QPT 60 डिग्री, मतलब कि ये भैया 60 डिग्री पे झुका हुआ है। कितने एंगल पे भैया? 60 डिग्री पे। कह रहे कि एंगल POQ बताओ। POQ मतलब कि भैया POQ मतलब कि ये वाला एंगल बताना है। भैया एक बात बताओ, यहाँ पर ये क्या है? आप कहेंगे भैया ये तो परिधि है। ये जो परिधि पर कोण बन रहा है, केंद्र पर जो कोण बनेगा इसका 2 गुना बनेगा, यानी कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है।
यानी कि ये 120 रहा होगा तब ये 60 आया है। बात समझ रहे हो? ये लाइन आप लोग याद रखना, परिधि पर जो बना कोण है वो केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, मतलब कि ये अगर 60 है तो ये 120 रहा होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम देखते हैं अपना 13वां प्रश्न। यदि x फिर x+2 फिर x+4 फिर x+6 x+8 का समांतर माध्य 11 हो तो x का मान बताओ। बच्चे बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, यानी कि भैया समांतर माध्य, ठीक है, यानी समांतर माध्य वाला फार्मूला लगेगा। समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है? पदों का योग। पद कितने हैं भैया? ये सब पद ही तो हैं आपके, ये क्या है? पद हैं। x फिर x+2 फिर x+4 फिर x+6 फिर x+8, इन सब का योग करना था, यानी कि इन सब का जोड़ करना था। बात समझ में आ रही? अब यहाँ पे देखो कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 हैं। अब यहाँ पे देखो समांतर माध्य कितना दिया है, आप कहेंगे भैया ये तो 11 दिया गया है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई नंबर भाग में है इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी कि 11 गुणा 5 बन जाएगा, 11 गुणा 5 बन गया। अब x वाले जोड़ दो एक बार में, और जितने भी नंबर हैं उनको जोड़ दो, 1 2 3 4 5, यानी कि 5x बन जाएगा। अब नंबर को जोड़ो, 2 4 6 6 6 12 8 20, यानी कि ये बन जाएगा 20। अब 11 पचे 55, ठीक है, 11 पचे 55 बराबर 5x + 20। अब भैया ये प्लस का नंबर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाता है। काहे का हो जाता है भैया? माइनस का, यानी इस तरफ क्या बचा भैया? 5x। नहीं समझ में आया? ये भैया अगर प्लस का नंबर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 55 में 20 घटाओगे तो बचेगा भैया 35। 35 बराबर 5x। चीज़ें जब बराबर में हो तो कटती हैं। 5 7 35, यानी कि x का मान भैया कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब हम बच्चे सीखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16वां प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कैसे इसको बनाना है। बच्चा यहाँ पे देखो क्या दिया है, 3 cot a बराबर 4 हो तो sec a का मान बताना है। बात समझे? 3 cot a बराबर 4 हो तो sec a का मान बताओ। बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या दिया है? आप कहेंगे भैया 3 cot a बराबर 4 दिया है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम कह दें कि सिर्फ cot a की वैल्यू बताओ तो आप कहेंगे भैया ये गुणे में है, इसको इधर भेज दो, यानी कि ये कहाँ पे आ जाएगा? ये आ जाएगा भैया बटे में। अगर कोई नंबर गुणे में है इधर जाएगा तो बटे में, यानी कि cot a बराबर आ गया 4/3। लेकिन cot a बराबर नहीं पूछा, उसने sec a बराबर पूछा है। तो बच्चे इसके लिए आपको फार्मूला एक पता होना चाहिए, वो आपकी ट्रिक है ना? क्या ट्रिक है भैया? लाल बटे कक्का, ये याद कर लेना आप, है ना? ये छोटी सी ट्रिक है, लेकिन इससे आपको काफ़ी वैल्यू याद हो जाएंगी। जैसे ये पहला वाला sin a, अब जैसे आपसे पूछे कोई sin a या फिर sin थीटा, तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़। अब जैसे ये वाला पूछ ले तो ये cos थीटा होता है या फिर cos a बराबर आधार बटे कड़। सबसे लास्ट वाला लंब बटे आधार, ये tan की वैल्यू होती है, यानी tan थीटा या फिर tan a। अब जस्ट उल्टा करो, नीचे से आओ, तो tan का उल्टा होता है cot, यानी कि cot a बराबर कोई पूछे तो आधार बटे लंब। अब भैया cos का उल्टा हो जाएगा sec, यानी कि अगर कोई पूछे sec a बराबर तो आप बताएंगे कड़ बटे आधार। अब अगर sin का उल्टा देखें तो cosec, तो cosec a की वैल्यू अगर कोई पूछे तो आप बता देना कड़ बटे लंब। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है? sec a का मान, यानी कि कड़ और क्या बताना है? आधार, यानी कि भैया क्या बताना है? sec a क्या बताना है? कड़ बटे आधार बताना है, कड़ बटे आधार। ठीक है, लेकिन यार हमको ना ही कड़ पता ना आधार पता है। यहाँ पे देखो पता है, cot a बराबर क्या लिखा है? 4/3। cot a बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब, यानी कि ये भैया ऊपर वाला हो जाएगा आपका आधार और नीचे वाला हो जाएगा भैया लंब। क्या हो जाएगा भैया? लंब। देखो cot a बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब, है ना? तो आधार कितना? 4, लंब कितना? 3। लेकिन यार यहाँ पे देखो एक मामला फंस गया। यहाँ पे हमको आधार तो पता चल गया कितना? 4, लेकिन लंब नहीं पता चला। अगर लंब पता होता तो यहाँ रख देते, बस ऑप्शन मार देते, यानी कि 4 आएगा। 4 इसमें है, तो अब पता नहीं चल पा रहा ये सही है कि ये सही है। ये तो दोनों गलत हो गए, है ना? तो
कण कैसे निकालोगे, उसके लिए बच्चा पाइथागोरस प्रमेय को बनाया गया है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भैया? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भैया? कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कण का स्क्वायर, कण तो पता नहीं है, छोड़ दो, बराबर लंब स्क्वायर कितना? 3 का स्क्वायर यानी 9, आधार स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, कण स्क्वायर बराबर भैया 16 में 9 जोड़ो 25। अब भैया अगर इधर स्क्वायर हो इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, यानी कि कण बराबर अंडर रूट का 25। अब भैया जब बाहर निकलेगा अंडर रूट 25 तो आएगा 5, यानी कि यहाँ पे आएगा भैया 5, यानी कि कण कितना आया? 5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? ये वाला, ये हो गया गलत। बात समझ में आई? अब हम बच्चे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। तो लिखा है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है, यानी कि अभाज्य संख्या आपको बतानी है। बच्चे याद रखना, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं स्वयं से कटती हैं, एक से कटती हैं, उसके अलावा किसी से भी नहीं कटती हैं। क्या क्या बताया? अभाज्य संख्या भैया वो होती हैं जो या तो एक से विभाजित होंगी, ठीक है, या तो एक से विभाजित हो जाएंगी, या तो स्वयं से विभाजित हो जाएंगी, और इसके अलावा किसी से भी नहीं विभाजित होंगी। अब यहाँ पे जीरो देखो, जीरो भैया पता है, जीरो जो होता है वो भाज्य और अभाज्य दोनों में होता है। बात समझ रहे हो? यानी कि ये भाज्य और अभाज्य दोनों हैं, तो ये तो गलत हो गया। अब जो एक है, एक को ना ही भाज्य में गिना जाता है ना अभाज्य में गिना जाता है, ये भी गलत हो गया। ये याद रखना आप। एक ये भी पूछा जा सकता है कि एक जो होता है वो भाज्य होता है क्या अभाज्य? तो एक को ना भाज्य में गिना जाता है ना अभाज्य में गिना जाता है। अब यहाँ पे 8 देखो, 8 एक से कट रहा है, स्वयं से भी 8 कटेगा, लेकिन दूसरे से भी कटेगा, यानी कि 2 से भी काट सकते हो, 4 से भी काट सकते हो, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2, यानी कि 2 एक ऐसी संख्या है जो एक से कटेगी, स्वयं से कटेगी, अन्य किसी से भी नहीं कटेगी। काट के देखना, नहीं कटेगी। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? फर्स्ट वाला। अब हम बच्चे देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा? 17वां। अब हम बच्चे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17वां। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है भैया? यहाँ पे बताया गया है यदि बारंबारता बंटन माध्य है, यहाँ पे क्या बताया गया है? माध्य है। माध्य इतना है, मध्यिका इतनी है, बहुलक बता दो। तो बच्चे ये बिना फार्मूला के हो ही नहीं सकता, इसको फार्मूला जो है याद कर लेना कि इसमें कौन सा फार्मूला लगाया जाएगा। तो भैया इसका बहुत ही सिंपल फार्मूला है, बहुलक बराबर 3 मध्यिका, बहुलक बराबर 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य। बच्चे अगर आपने ये नहीं याद किया है तो ये सवाल नहीं बन पाएगा, अगर पेपर में आ गया तो गलत हो जाएगा। बहुलक बराबर 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य। यहाँ पे देखो बहुलक निकालना है हमको, 3 मध्यिका, मध्यिका देखो कितनी है, आप कहेंगे भैया ये तो 20 दी है, मध्यिका कितनी? 20 माइनस 2, माध्य देखो कितना है? माध्य, माध्य भैया कितना है? 20.5, यानी कि इसका डबल करेंगे कितना आएगा भैया? करो भैया, 20 × 60 और माइनस, अब इसका गुणा करा दो, तो गुणा कितना होगा? 20.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा? गुणा ही करा लो आप, है ना। ऐसे तो 41 बनेगा, है ना, 41। भैया देखो 20 20 40, 2 गुना कर रहे हैं, 20 20 40 और आधा आधा 1 यानी 41 बन गया। अब घटा दो भैया, 10 में 1 गया 9, है ना, इधर से 1 हासिल गया, तो 5 में 4 गया 1, यानी कि भैया कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये वाला। बात समझ में आ गई? कुछ नहीं करना है, फार्मूला लगाना है, बहुलक बराबर 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य, गुणा करा देना, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे अगला सवाल है, कह रहे हैं त्रिज्या r के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई। बस आपको इतना याद रखना है, क्या? चाप की लंबाई, यही मेन लाइन है, चाप की लंबाई। हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया भी कि चाप की लंबाई जो होती है L बराबर होता है θ/360 और गुणे में 2πr। देखो किसमें है? θ/360 2πr, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे अब हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 19वां। अब हम बच्चे देखते हैं इस सीरीज के सबसे इम्पोर्टेंट 2 प्रश्न। बच्चे 19 और 20 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखना। क्या लिखा है? 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात। क्या दिया है भैया? भुजाओं का अनुपात दिया है, ठीक है। क्या पूछा है? त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। बच्चा समझना, भुजाओं का अनुपात दिया गया है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तब उसमें यूनिट लगाते हैं वर्ग सेंटीमीटर या फिर वर्ग मीटर, यानी वर्ग का मतलब क्या होता है भैया? स्क्वायर करना होता है, यानी कि भैया इसमें स्क्वायर करना है।
जो भुजाएं तुम्हारी दी हैं उनका स्क्वायर करना है। अब ये काहे में दी हैं, तो ये भैया अनुपात में दी हैं। अनुपात का मतलब होता है बटे में दी हैं। इनका क्या करना है भैया, क्या करना है, वर्ग करना है। बात समझ में आ रही। तो 9 का वर्ग हो जाएगा भैया 81 और 16 का हो जाएगा 256, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, चौथा ऑप्शन। बात समझ में आ गई। अब भैया अगर यहीं पे भुजाओं का अनुपात पूछ लेता, यहाँ पे कभी कभी लिख के आता है भुजाओं का अनुपात बताओ। जब भुजाओं का अनुपात आपसे कहे तब यहाँ पे जो संख्या दी हो उनका अंडर रूट कर देना। बात समझ में आ रही, नहीं आई। अरे यार, जब आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए, जब आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए तब आप वर्ग कर देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल जब निकलता है तो उसकी यूनिट जो होती है वही होती है वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर, तो वर्ग करते हैं। यानी यहाँ पर जो दिया है ये हमने वर्ग कर दिया, तो ये आ गया हमारा आंसर। लेकिन यहीं पे अगर कह दे भुजाओं का अनुपात बताओ, तब अंडर रूट करना, मतलब कि इन्हीं संख्याओं का क्या करेंगे भैया, अंडर रूट करेंगे। क्या करेंगे भैया, अंडर रूट करेंगे। तब भैया कौन सा ऑप्शन सही होता, तब सही हो जाता, ये 9 निकलेगा तो 3 आ जाएगा और 16 निकलेगा तो 4 आ जाएगा, है ना। तब ये वाला ऑप्शन सही हो जाता। कब, जब यहाँ पे होता भैया भुजाओं का अनुपात बताओ। ठीक है, भुजाओं का अनुपात बताओ। और यहाँ पे भुजाओं नहीं होगा, तब होता यहाँ पे क्षेत्रफल। ठीक है, तब यहाँ पे क्या होता है, क्षेत्रफल। यानी कि इस सवाल में 2 सवाल हैं, दोनों हाइड हैं। यानी कि अगर 19वां आ रहा है आपको, तो जो है इसी प्रकार का एक सवाल और आना चाहिए जिसमें यहाँ पे क्षेत्रफल होगा और यहाँ पे भुजाओं होगा। बात समझ में आ गई, है ना। अब देखो अगला सवाल हमारा क्या है, कह रहे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर उसके केंद्र से, ठीक है, उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, मतलब कि केंद्र से, यहाँ पर केंद्र है, केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु तक खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है। क्या बताना भैया, स्पर्श रेखा। यहाँ पर ये देखो ध्यान से, ये स्पर्श रेखा है, यानी कि इसकी लंबाई आपको बतानी है। ठीक है, ये लंबाई आपको बतानी है। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ये इस प्रकार से जब देखा जाएगा तो यहाँ पे 90 डिग्री बनना है, क्योंकि स्पर्श रेखा पर जब कोई लंब पड़ता है तो वो 90 डिग्री पर काटता है। तो यहाँ पर 90 हो गया। अच्छा, अगर ये 90 हो गया तो ये भैया बेस बन जाएगा, मतलब कि ये आपका आधार कहलाएगा। बात समझ में आ रही। ये अगर आधार हो गया तो ये भैया आपका लंब हो जाएगा, और ये वाला भुजा क्या हो जाएगा भैया, कड़ हो जाएगी। यानी कि इसमें तो 3 चीज़ें मिल गई, लंब, कड़, आधार, यानी रिलेशन लग जाएगा किसका, पाइथागोरस प्रमेय का। तो लगा दो भैया पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कड़ का स्क्वायर कितना है भैया, कड़ का स्क्वायर 13 का स्क्वायर करना है, यानी कितना आ जाएगा 169 बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना 5, लंब 5 है, यानी 5 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 25 प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे 169 है और ये प्लस का नंबर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इधर सिर्फ क्या बचेगा आपका आधार स्क्वायर बचेगा। घटा दो भैया कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भैया 9 में 5 गया तो 4, ठीक है, 6 में 2 गया तो 4, और यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, यानी कि कितना बन गया 144 आधार स्क्वायर। जब स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा भैया, रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रूट 144 अंडर रूट बन जाएगा। अब ये जब भैया बाहर निकलेगा यानी आधार बराबर कितना आ जाएगा 12, यानी कि भैया कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा। तो बच्चे हमें आशा है कि आपको सारे बहुविकल्पी बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे, और अगर आपने ये 20 बहुविकल्पी बहुत अच्छे से देखे हैं ना, तो कम से कम इससे आपको 15 MCQ मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही। अब हम बच्चे सीखते हैं अपना खंड बा, और खंड बा जो है 3 भागों में डिवाइड होगा, जिसमें सबसे पहले 2 नंबर वाले प्रश्न होंगे, फिर 4 नंबर वाले, फिर 6 नंबर वाले। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 नंबर वाले प्रश्न, ठीक है। अब हम भैया देखेंगे अपना खंड बा। खंड बा में बच्चे 3 भाग में डिवाइड होगा। तो सबसे पहले जो प्रश्न पूछे जाएंगे 2 नंबर वाले प्रश्न, 2 नंबर वाले प्रश्न 6 प्रश्न आएंगे, है ना। तो यहाँ से कितने नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे, 12 अंक क्लियर हो जाएंगे। अब बच्चे हम 6 जो प्रश्न सीखेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उसी में से एक आपका ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा है, कह रहे हैं कि इसको P/Q के रूप का बनाओ। तो P/Q के रूप का कैसे बनाना है देखते हैं। तो सबसे पहला काम भैया इसको मान लेना। क्या मानोगे, x बराबर 0.6666 डैश डैश का मतलब है ये बार बार लिखा है,
बात समझ में आ रही। अब भैया क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ 10 से गुणा करा दो। अब भैया दोनों तरफ 10 से गुणा कराने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो दोनों तरफ 10 से गुणा कराने पर कराओ भैया गुणा। 10 से जब गुणा कराएंगे इसको तो ये बन जाएगा 10x। अब भैया जब इसको 10 से गुणा कराएंगे, ये जो आपका दशमलव है खिसक के यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ रहे हो, यानी कि ये बन जाएगा 6.6666 बार इस प्रकार से। अब भैया यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब भैया समझना, यहाँ पे इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे 10x को, लेकिन इसमें हम छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसको हम अलग अलग लिखेंगे, पॉइंट के इस तरफ वाला अलग लिखेंगे, पॉइंट के उस तरफ वाला अलग लिखेंगे। यानी कि ये हमारा अगर देखा जाए ना तो ये हमारा इतना 6 है, इधर क्या है 0.6666 है, मतलब कि भैया ये इतना अगर अलग किया जाए तो ये भैया आपका है 6.0000 और इधर वाला हमारा है 0.6666 कई बार। जब आप जो है क्या करोगे, इन दोनों को आपस में ऐड करोगे ना, इन दोनों को आपस में ऐड करोगे तो यही बन जाएगा। बात समझ में आ रही। अब भैया इसमें हम क्या कर सकते हैं, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे देखो ध्यान से, x बराबर तुमने क्या माना था 0.6666 माना था कि नहीं माना था। यहाँ पे भैया x को अगर ये लिखा जा सकता है तो क्या यहाँ पे नहीं लिखा जा सकता है x, यानी कि यहाँ पे क्या आप x नहीं रख सकते यार। जब ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा x आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम रख देते हैं x प्लस ये क्या है भैया आपका 6। अब 6.00 का मतलब समझते हो 6 लिखा है, वो है ना, वो दिख रहा है आपको पॉइंट के बाद 000, लेकिन वो 0 नहीं, वो 6 ही है सिर्फ, है ना। अब ये क्या है भैया, ये आपका बना 10x। अब यहाँ पे भैया ये जो x वाला नंबर है उधर जाएगा, जो वेरिएबल है उधर जाएगा, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 10x माइनस x बराबर 6। अब भैया ये 10x में 1x घटा दिया तो 9x बराबर का 6। अब भैया ये जो आपका 9 है ना, ये गुणे में है। अब हमको तो चाहिए किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, है ना। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये आपका कहाँ पे है, गुणे में, इधर जाएगा तो बटे में, यानी कि x बराबर आ जाएगा 6/9। अब भैया आप इसको काट सकते हो किससे, 3 से, तो 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, यानी कि भैया कितना आ गया, x बराबर आ गया है 2/3। अब इसको ध्यान से देखो तो ये अपना बना p और ये बना q, यानी कि ये किस रूप का बन गया भैया, p/q के रूप का बन गया। यही आपका फाइनल आंसर है। बच्चे आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम सीखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब हम भैया देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या लिखा है, सवाल लिखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, यानी कि भैया एक कोई वृत्त है तुम्हारा और जिसकी ये त्रिज्या, यानी कि ये त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है भैया 10 सेंटीमीटर, है ना। ये कितनी भैया 10 सेंटीमीटर है, और ये भी आपकी त्रिज्या हो जाएगी, ये भी कितनी है, ये भी भैया आपकी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। कह रहे वृत्त की एक जीवा AB है, वृत्त की एक जीवा हमने ले ली AB। कह रहे केंद्र पर 90 अंश का कोण अंतरित करती है, यानी कि बनाती है। केंद्र पर, ये आपका क्या है भैया, केंद्र है, और केंद्र पर 90 अंश का कोण बना रही है, कौन, ये जीवा। जीवा भैया क्या कर रही है, यहाँ पे देखो 90 अंश, यहाँ पे 90 अंश का कोण अंतरित कर रही है। कह रहे कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ। यहाँ पे समझना, लघु का मतलब छोटा, ठीक है, लघु का मतलब छोटा, वृत्त का मतलब वृत्त, और खंड का मतलब हिस्सा, यानी कि वृत्त का छोटा हिस्सा बताना है। क्या बताना है, वृत्त का छोटा हिस्सा। अब वृत्त का छोटा हिस्सा भैया कौन सा है, तो आप कहेंगे भैया वृत्त का छोटा हिस्सा ये वाला है, ठीक है। वृत्तखंड पूछा है ना, यानी कि वृत्त पूरा वृत्त हो गया, लेकिन वृत्त का छोटा हिस्सा यानी कि ये वाला हिस्सा पूछा है, यानी कि इसकी एरिया बताना है, मतलब कि ये इतनी एरिया कितनी होगी। बात समझ रहे हो। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला भैया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो क्या करोगे। यहाँ पे देखो ये इस प्रकार से, ये जो इतना ये बन रहा है ये त्रिज्य खंड है, ये भैया इतना ये जो बन रहा है इस प्रकार से, ये त्रिज्याओं के द्वारा बना हुआ खंड है OAB, ये त्रिज्य खंड है। अगर हम क्या करें, त्रिज्य खंड में ये इतना, ये आपका त्रिभुज है,
अगर हम त्रिज्य खंड में, पूरे त्रिज्य खंड में ये त्रिभुज का घटा दें तो ये इतनी एरिया निकल आएगी आराम से। बताओ बात समझ में आई? नहीं आई यार। ये आपका पूरा त्रिज्य खंड है। त्रिज्य खंड में अगर हम ये ऊपर वाला हटा दें, अगर ये हम ऊपर वाला हटा दें, ये ऊपर वाला हटा दें तो ये वाली एरिया आराम से आ जाएगी। यानी कि क्या करोगे भैया, त्रिज्य खंड में ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाओगे। बात समझ रहे हो? क्या करेंगे भैया, त्रिज्य खंड में, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में क्या करेंगे भैया, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे। ठीक है। अब एक बात समझना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपान 360। ठीक है, थीटा अपान 360। जब त्रिज्य खंड कहा जाए यानी त्रिज्याओं के द्वारा बना हुआ खंड, तो थीटा अपान 360 और पाई आर स्क्वायर, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल दो तरह से रख सकते हो। क्या, यहाँ पे हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा ये रख सकते हो। बात समझ रहे हो? यहाँ पर हाफ आधार गुणा ऊंचाई भी रख सकते हो, लेकिन कब, जब 90 डिग्री हो। बात समझ रहे हो? यानी कि थीटा का मान जब 90 अंश हो तब रख सकते हो। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे भैया देखो, थीटा हमारा कितना है, आप कहेंगे भैया थीटा तो है हमारा 90, ये हो गया 90। अब यहाँ पे बटे में 360 है। अब यहाँ पे पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7। आर का मान देखो कितना है, आर का मान आप कहेंगे भैया यहाँ पे 10 है, लेकिन एक बार थोड़ी रखना है 10, तो कितने बार रखना है, 2 बार। यहाँ पे हाफ, यहाँ पे फिर से हाफ, यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है भैया 10, फिर से रखो 10 क्योंकि क्या लगा है, वर्ग लगा है। अब यहाँ पे एक बात बताओ, साइन थीटा, अब यहाँ पे साइन तो रख दिया हमने, लेकिन थीटा की वैल्यू कितनी है, 90। इतनी बात समझ में आई? अब काटा पीटी करो भैया, 0 से 0 कट गया, 9 चक्को 36 कट गया। अब भैया 4 से इसको 2 से काटो, 2 दूना 4, ठीक, 2 दूना 4, इसको काटो, 11 दूना 22। अब 2 से इसको काट दो, ये नीचे है ये ऊपर है, 2 पंचे 10, इतना बन गया। अब भैया इसको भी काट लो, ये देखो 2 पंचे 10 बन गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना क्या क्या बचा हुआ है वो हम लिखते हैं। ऊपर देखो 11, ठीक है, 11 है और क्या है, 5 है, ये 11 है, 5 है और ये 10 है, 11 5 और 10, और बटे में क्या है, ये 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख दिया और माइनस लगा दिया क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान था। यहाँ पे कौन सा निशान था, माइनस का। यहाँ पे भैया क्या, हाफ तो कट गया ना। अब यहाँ पे देखो 5 और 10 यानी कि 5 गुणा 10 और साइन 90 का मान होता है भैया 1। हो गया, इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे भैया क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो 11 पचे 55 यानी कि 11 पचे 55 का 10 में गुणा यानी 550 और बटे का 7। अब यहाँ पे भैया ये क्या बन जाएगा, 5 दहम 50, 50 से करना 50। अब भैया इस प्रकार का जब बन जाए तब क्या करना होता है, इसको इधर जो है क्या करोगे, गुणा करोगे। बात समझ रहे हो? इसका इधर गुणा करके फिर घटा दो ऊपर वाले नंबर में। तो करो भैया इतना काम, यहाँ पे 7 पना 35 यानी 350 घटाना है 550 में। घटाओ भैया, ये 550 माइनस इसका गुणा कराओगे तो बन जाएगा 350 और बटे का कितना, बटे का 7 तो रहेगा, ठीक है। घटा दो भैया, कितना बनेगा यहाँ पे 200 यानी 200 बटे का 7। अब यहाँ पे आपने क्या निकाला है, आप कहेंगे भैया यहाँ पे हमने क्षेत्रफल निकाला है। अगर क्षेत्रफल निकाला जाता है तो वर्ग यूनिट लगाई जाती है, यानी कि अगर यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया जाएगा। यही बच्चे आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बच्चे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये काफ़ी बार एग्जाम में आया है तो संभावित है कि अब तक भी आ सकता है ना। तो यहाँ पे बच्चा क्या लिखा है, सबसे पहले साइन 3a बराबर क्या है, कॉस, फिर ब्रैकेट में a माइनस 26 अंश, जहाँ 3a एक न्यून कोण है। बस इतना बता दिया गया आपको क्या करना है, कुछ नहीं पता है ना। तो यहाँ पे भैया करना क्या है वो समझते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो 3a है एक न्यून कोण है, मतलब कि यहाँ पर जो एंगल a है वो निकालना है। जब a आप यहाँ पे निकालेंगे और यहाँ पे रखेंगे और जब दोनों का मल्टीपल होगा तो वो न्यून कोण आएगा, मतलब कि 90 अंश से
कम आएगा यहाँ मान, यानी कि भैया हमको क्या करना है, ए का मान निकालना है। बात समझ में आ रही? कैसे निकालेंगे उसको ध्यान से देखना। यहाँ पे भैया सबसे पहली बात, यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा को तोड़ के क्या लिख सकते हो, तो उसको भैया हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा के बराबर लिखा जा सकता है, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा। लेकिन थीटा की जगह पे यहाँ पे थीटा थोड़ी है, देखो साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 3a है, तो यहाँ पे हमने रख दिया 3a। और इधर क्या है भैया कॉस और ब्रैकेट में a माइनस 26 अंश। अब भैया एक बात बताओ, अगर चीज़ें बराबर में हो तो कटती हैं या नहीं कटती? आप कहेंगे बिल्कुल कटती हैं भैया। यहाँ पे देखो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, बचा क्या फिर 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 अंश। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम कहें a वालों को एक तरफ कर लो और बगैर a वालों को एक तरफ कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, ये इधर माइनस का नंबर है, इधर आएगा बराबर के तो प्लस का आ जाएगा, यानी कि a प्लस 3a बन गया। अब ये वाला भैया ये भी माइनस का नंबर है, इधर जाएगा तो ये भी भैया प्लस का बन जाएगा। ये माइनस का है ना, उधर जाएगा बराबर के तो प्लस का बन जाएगा, बन गया भैया। अब यहाँ पे देखो a में 3a जोड़ दो तो ये बन जाएगा 4a। अब ये जोड़ दो भैया, 9 2 11 यानी 116 अंश। ठीक है, 116 अंश। काट दो भैया, चीज़ें जब बराबर में हो तो कटती हैं। काटो भैया 4 से, 4 दूना 8, 4 दूना 8, कितना बचा इसमें 3, और 3 6 मिला के 36, यानी 4 9 या 36, यानी कि a बराबर कितना आ गया भैया? आप कहेंगे भैया ये तो आ गया 29 डिग्री। a बराबर कितना आ गया 29 डिग्री। अब रख के हम चेक करते हैं कि क्या 3a एक न्यून कोण वास्तव में है। यहाँ पे रखो भैया 3a, अब a की जगह पे रखो भैया 29 अंश। कराओ भैया मल्टीप्लिकेशन, 3 9 27 के साथ हासिल आया 2, 3 दूना 6, 6 2 8। अब तुम ध्यान से देखो 87 अंश आया, यानी कि भैया न्यून कोण है या नहीं है? तो बताओ ये न्यून कोण है या नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल है। तो बच्चे हमें आशा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बच्चे अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चा ध्यान से। यहाँ पर एक चीज़ बताओ, यहाँ पे क्या सिद्ध करना है आपको? यहाँ पे दोनों पक्ष को बराबर सिद्ध करना है। बात समझ रहे हो? ये इसके बराबर नहीं है, बस वही आपको सिद्ध करके दिखाना है। चाहे आप इससे कर लो, चाहे आप इससे कर लो, जो आपको बेटर लगे उससे आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो इस तरफ वाला जो पक्ष होता है वो हमारे बाएं हाथ की तरफ है, इसलिए ये हमारा LHS हो जाएगा। और ये वाला जो हमारा है ये दाएं तरफ है, तो ये हमारा RHS हो जाएगा। तो भैया इस सवाल को हम LHS से करेंगे। किससे? LHS से। LHS हमारा क्या लिखा है 1 प्लस सेक a अपॉन फिर से सेक a है। अच्छा सेक a बराबर हम जानते हैं क्या होता है 1 अपॉन कॉस, यानी कि सेक किसका अपोजिट होता है? सेक किसका अपोजिट होता है? 1 अपॉन कॉस का, यानी 1 अपॉन कॉस बराबर क्या होता है? सेक a होता है। बात समझ रहे हो? यानी कि कॉस और सेक जो होते हैं आपस में अपोजिट होते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया 1 प्लस, ये हम इसको लिख सकते हैं सेक a को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस a, और फिर से यहाँ पर हम सेक a को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस a लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब इस प्रकार का मिलता है तो क्या करते हैं? इसका इधर गुणा करा के इसमें जोड़ देते हैं। तो जोड़ दो भैया, इसका इधर गुणा कराओ तो ये कॉस a बन जाएगा, कॉस a। इसका इधर गुणा करा दिया तो कॉस a बन गया प्लस का 1 अपॉन का क्या रहेगा कॉस a। अब नीचे क्या है? तो ये अपन नीचे है 1 अपॉन कॉस a। अब भैया जब आपको कभी इस प्रकार का मिले अंश बटा हर फिर से अंश बटा हर, तो ध्यान से समझना, ये आपका अंश बटा हर है, ये भी आपका अंश बटा हर है। तो नीचे वाले को उठा लेना और ऊपर जब भेजोगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी इन्वर्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ध्यान से देखना, यहाँ पे कॉस a है, प्लस का 1 है अपॉन कॉस a है, ये नीचे वाला उठाएंगे और ऊपर जैसे ही ले जाएंगे हो जाएगा उल्टा, यानी कॉस a अपॉन का 1। देखो उल्टा हो गया कि नहीं? 1 आ गया नीचे, कॉस हो गया ऊपर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ऊपर नीचे है तो कट जाता है, कॉस a से कॉस a कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बना? कॉस a प्लस 1 अपॉन फिर से 1 बन गया। तो यहाँ पे भैया क्या कर सकते हैं हम भैया? ठीक है, तो हम इसको यहाँ से फिर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग नीचे करना इसको। क्या लिखा है? कॉस a प्लस 1 अपॉन का 1।
अब भैया अगर हम इसमें काम करें, क्या कर सकते हैं, अंश और हर में किसी चीज़ से गुणा कराएं। किससे गुणा कराएंगे, देखो ध्यान से, अंश व हर में cos a माइनस 1 से गुणा कराएं। अब भैया इससे हमको प्रॉफिट क्या होगा, इससे तुमको बहुत ही प्रॉफिट होगा। ध्यान देना क्या हो जाएगा भैया, cos a प्लस 1 अपॉन का 1 गुणा अंश व हर में, यानी कि अंश और हर दोनों में cos a माइनस 1 से गुणा कराना है। ठीक है। अब भैया एक बात बताओ, a प्लस बी ए माइनस बी क्या बन जाता है, आप कहेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पर a की जगह पे कौन है, आप कहेंगे ये है, b की जगह पे क्या है, ये है, a की जगह पे क्या है, ये है, b की जगह पे क्या है, ये है, यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ बीच में माइनस है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर की जगह पे क्या है, आप कहेंगे कॉस स्क्वायर है। ठीक है, a स्क्वायर हो गया प्लस नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, और नीचे क्या है भैया, नीचे तो आपका सिंपल यही है कॉस ए माइनस का 1। अब भैया एक बात बताओ आप हमको, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे भैया यहाँ पे कॉस, यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर बनेगा भैया, अच्छा यहाँ पे ए था, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन कॉस ए माइनस का 1। अब यहाँ पे आपको इस रूप का बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस का निशान अगर हम कॉमन कर लें, क्या करें भैया, माइनस का निशान कॉमन, तो माइनस का निशान ऊपर से कॉमन करो। ध्यान देना भैया, माइनस का निशान ऊपर से कॉमन करो तो ये वाला प्लस का बन जाएगा। निशान को कॉमन करने से अंदर के निशान चेंज हो जाएंगे, जो संख्या माइनस की वो बन जाएगी आपकी प्लस की, और जो आपकी संख्या प्लस की है वो बन जाएगी माइनस की। तो ये आपका बन गया माइनस का कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ से जब हम माइनस का निशान कॉमन करेंगे तब क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पे ये बन जाएगा प्लस का, और ये आपका बन जाएगा काहे का, माइनस का। काहे का बन जाएगा भैया, माइनस का। अब भैया एक बात बताओ, यहाँ पे ऊपर और नीचे अगर आपको सेम दिख रहे हैं, यानी कि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि अब देखो हमको क्या मिला, यहाँ पे मिला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। इसी से ये बना है। अब देखना ध्यान से, अगर हम कहें कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा, आप कहेंगे भैया इसको इधर भेजो, तो यहाँ पे ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि भैया साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, आप कहेंगे भैया इसको तो साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, यानी साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस ए है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये RHS के बराबर आ गया है, तो यहाँ पे लिख देना RHS, और यहाँ पे लिख देना इट्स प्रूव्ड। तो बच्चे ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया है। अब दोनों पक्ष आपने प्रूव कर दिए हैं। बच्चे ये वाला सवाल आप कैसे करोगे, ये वाला बिल्कुल आप नीचे तक चले जाओगे सीरियल बनाते हुए, जिस प्रकार से ये है बराबर बराबर, बिल्कुल इसी प्रकार से चले जाना है, आपको इधर उधर नहीं लाना है। बात समझ रहे हो, तभी आपको परफेक्ट 2 नंबर मिलेंगे। समझ गए। अब हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। बच्चे अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे इस प्रकार का क्वेश्चन आपका 5 नंबर का भी आता है। अगर यहाँ से ये हटा दिया जाए ना तो ये 5 नंबर का बन जाएगा। बात समझ रहे हो। यहाँ पे कभी कभी √5 भी आता है। यहाँ पे क्या आता है, √5। कहेंगे सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चे अपरिमेय संख्या वे संख्याएँ होती हैं जो करड़ी से बाहर नहीं निकल पाती, जो करड़ी से बाहर नहीं निकल पाती। ठीक है, करड़ी से बाहर नहीं निकल पाएंगी, मतलब कि अंडर से नहीं निकल पाएंगी, इस प्रकार की संख्या। ठीक है, इसमें से कोई भी संख्या आ सकती है और आपसे कह देगा कि प्रूव करके हमको दिखा दो कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था भैया, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करो। तो बहुत आसान है, आपको जस्ट अपोजिट काम करना है। अपोजिट काम क्या करना है भैया, यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। उन्होंने पूछा था अपरिमेय, लेकिन तुमको बताना है कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया हमने। अब यहाँ पे भैया एक बात बताओ, यहाँ पे 3√2 ये परिमेय संख्या अगर है तो इसको हम P/Q में लिख सकते हैं। आप कहेंगे भैया बिल्कुल P/Q में लिख दिया।
अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो आपका 3 है ये काहे में है? आप कहेंगे भैया ये तो गुणे में है, यानी कि ये बन जाएगा भैया, अगर ये गुणे में है कहाँ चला जाएगा? आप कहेंगे भैया ये तो जो है इधर आएगा बराबर के, तो बटे में आ जाएगा। अच्छा सबके बटे में 1 होता है या नहीं होता है? तो 3 के बटे में भी 1 है। अब भैया आगे क्या होगा? अरे आगे कुछ नहीं होना है। अब ये देखो फिर से वही बन गया, P/Q मतलब कि अंश बटे हर, फिर से अंश बटे हर। जब कभी इस प्रकार का मिले तो आपको क्या करना है, ऊपर वाला तो सेम रखना है, लेकिन नीचे वाला जैसे ही ऊपर ले जाओगे उल्टा हो जाएगा, यानी 1/3 बन गया। अब भैया ये क्या बन जाएगा, √2 बराबर का ये P/P, ये बन गया हमारा 3Q। अब एक बात बताओ, यहाँ पर अगर हम कोई नंबर रखें, जैसे 1 रख दिया, यहाँ पे हमने 1 रख दिया, तो ये 1/3 बन जाएगा। 1/3 का मतलब परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो सकती हैं, यानी अवधारणा विपरीत हो गई। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो लिखी हुई संख्या है ये अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि भैया परिमेय अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकते, ये हमारी अवधारणा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। यानी कि भैया हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा P/3Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, जो हमारी अवधारणा के विपरीत है, जो हमारी अवधारणा के विपरीत है। अवधारणा के क्या है भैया, विपरीत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3, ये जो आपकी है 3√2 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी? अपरिमेय संख्या है। तो बच्चे हमें आशा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब हम बच्चे देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6, जो कि पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे एक फार्मूला लगेगा अंतः विभाजन वाला। अगर वो फार्मूला आपको नहीं आता है ना, तो आप ये सवाल नहीं बना सकते, अगर पेपर में आ गया तो, है ना। तो देखते हैं बच्चा क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहले देखो कितने बिंदु हैं, बिंदुओं A, ठीक है, तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। समझना थोड़ा सा, यहाँ पर 2 बिंदु हैं, मान लेते हैं एक ये बिंदु, एक ये बिंदु। ये भैया A है, ये मान लेते B है। A के निर्देशांक कितने हैं, 1,3 हैं, और B के कितने हैं, -4,6 हैं। ठीक, अब कह रहे हैं कि ये वाली एक रेखा है, यहाँ पे क्या है भैया, रेखाखंड है, ठीक है। कह रहे इसको विभाजित कर रहा है कौन, 2:1, यानी कि यहाँ पे 2:1 में विभाजित हो रहा है। मतलब कि ये कितने हिस्से हो गए तुम्हारे, 2, यहाँ पे 1 2 3 हिस्से हो गए, यानी कि 2:1 में विभाजित हो रहा है। मतलब कि ये इतना 2 हिस्सा है और ये इतना 1 हिस्सा है, मतलब कि 2:1 में विभाजित हो रहा है। यानी कि यहाँ पे निर्देशांक दिए हैं 2:1। अब कह रहे हैं कि बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, मतलब कि यहाँ पे जो बिंदु आएगा, ये वाला बिंदु, उसका निर्देशांक आपको बताना है। ये भैया आपका क्या है, अनुपात है, बिंदु नहीं है, बिंदु ज्ञात करना है आपको। तो बच्चा इसमें लगेगा अंतः विभाजन वाला फार्मूला। तो फार्मूला क्या है भैया, विभाजित करने वाला। देखो अंतः विभाजन, इसको बोलते हैं भैया अंतः विभाजन का फार्मूला, ठीक है। अंतः विभाजन का फार्मूला बहुत आसान है। क्या करोगे, M1 फिर M2, फिर से नीचे लिख लेना M1 फिर M2, हो गया। फिर कॉमा लगाना, फिर से वही लिखना, क्या, M1 फिर प्लस, यहाँ पे इसको थोड़ा साइड में करते हैं, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा M2, ठीक है। और फिर से नीचे M1 प्लस M2। अब यहाँ पे मेन चीज़ रखना है, क्या, यहाँ पे रखना x2 और यहाँ पे रखना भैया x1। यहाँ पे क्या था M2, यहाँ पे रखना x1। अब यहाँ पे y2 और यहाँ पे y1। बस भैया फार्मूला बन गया आपका। इस प्रकार से आप फार्मूला बनाना, यानी कि पहले M1 प्लस M2, नीचे भी M1 प्लस M2, फिर से कॉमा लगा के M1 प्लस M2, फिर से नीचे M1 प्लस M2, फिर x2 x1, फिर y2 y1।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात फंस रही है कि ये जो आपका फार्मूला बन गया है इसमें वैल्यू पुटअप कहाँ से करेंगे। तो भैया वैल्यू आपको उसने सवाल में दे दी है। यहाँ पे समझना, ये जो आपकी पहले ये वाली लिखी है ये x1 है और ये y1 है, ठीक। अब ये क्या है भैया, ये x2 है, ये y2 है, और ये जो पहले लिखा है ये m1 है और जो ये 2 नंबर पे लिखा है ये m2 है। बात समझ रहे हो। यहाँ सारी वैल्यू दी गई हैं, बस इसमें रखना है, रख दो भैया। यहाँ पे m1 की वैल्यू देखो कितनी है, आप कहेंगे भैया m1 की वैल्यू 2 है। अब इन दोनों के बीच में कौन सा निशान, गुणे का, तो यहाँ पे लगा देते हैं गुणा। x2 देखो कितना है, x2 है -4, रख दिया। यहाँ पे प्लस m2 कितना है 1, उसके बाद गुणा x1 कितना है 1 है, और बटा m1 + m2 यानी m1 + m2 यानी 2 + 1, फिर कॉमा लगा दो। फिर यहाँ पे देखो m1 कितना है, m1 यानी 2 है, फिर गुणा y2 देखो कितना है, y2 6 है, प्लस m2 देखो कितना है 1 है, उसके बाद y1 देखो कितना है 3 है, y1 देखो 3 है, m1 + m2 यानी 2 + 1। यहाँ पे भैया आप कुछ नहीं करना, गुणा 4 दूना कितना 8, लेकिन माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। 1 एकन्नम भैया 1, अब यहाँ पे 2 में 1 जुड़ेगा 3, कॉमा लगा दो यहाँ पे। 6 दूना भैया 12, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का निशान, और 3 एकन्नम 3 बटे का 3। यहाँ पे भैया ध्यान देना, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का, जब अलग अलग जात के लोग होते हैं घटते हैं, निशान उसका आता है जो बड़ा होता है। यहाँ पे 8 में 1 घटाया 7, और निशान किसका, माइनस का, यानी कि माइनस का 7/3। इधर देखते हैं 12 में 3 जुड़ा 15, 15/3 काट दो भैया, क्या आ जाएगा 3 × 5 = 15, यानी कि भैया हमको क्या रिजल्ट मिला, रिजल्ट मिला माइनस का 7/3, 5। ये भैया आपके जो निर्देशांक निकल के आए हैं ये यहाँ वाले निर्देशांक हैं इस बिंदु के। तो बच्चे यहाँ पे हमने निर्देशांक निकाल लिया है। यही तो आपसे कह रहा था कि बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, ठीक है। ये बिंदु के निर्देशांक क्या करना था, ज्ञात करना था। तो बच्चे हमें आशा है कि आपको टोटल 6 क्वेश्चन, ये वाले 2 नंबर वाले और 20 बहुविकल्पी बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। बच्चे अब जो है बाकी के 4 नंबर वाले, 6 नंबर वाले हम लोग कल सीखेंगे, ठीक है। तो बच्चे यहीं से हम इसको एंड करते हैं। बच्चे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इसी प्रकार का वीडियो लगातार पढ़ाई वाला मिलता रहे। हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।